हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो हम आइए लौटते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था। उसमें से हम लोगों ने संविधान का निर्माण प्रक्रिया पढ़ चुके थे, संविधान का स्रोत पढ़ चुके थे, संविधान की विशेषताएं पढ़ चुके थे, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ वो पढ़ चुके थे। उसी क्रम में हम लोग आज पढ़ते हैं क्या, तो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है संविधान की अनुसूची। जानते हैं कि अब इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो वो कब हुआ था। जो बन गया था वो कब हुआ, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हुआ था। लेकिन उसको लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। ठीक है, इतना पता है। तो उसी से जब संविधान का निर्माण हुआ था, जब मूल संविधान की गठन हुआ था, तो उसमें से कितना, तो मूल संविधान में जो जो संविधान द्वारा प्रदान किया गया था, तो उसमें 8 को कितना 12 अनुसूची हो चुकी है संविधान में। मूल संविधान में 8 थी और अभी 12 अनुसूची हो चुकी है। तो आइए हम लोग अनुसूचियों को जानने का प्रयास करते हैं और एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ये क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। आइए, तो सबसे जो पहला अनुसूची है वो क्या है। प्रथम अनुसूची में संघ तथा राज्य, संघ के राज्य एवं उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। संघ के राज्य एवं उसके क्षेत्रों का उल्लेख का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि संविधान में बताया गया है कि भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। क्या क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब हम पहले बता चुके हैं, तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा क्या होता है उसका मतलब। तो इसमें बोला गया कि संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, यानी कि भारत का जो निर्माण हुआ है, तो भारत में कितने संघ मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य मिलकर बने हैं। तो इसके बारे में उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख प्रथम अनुसूची में किया गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी जो वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं और कितने अभी जो है राज्य स्टेट है, जो नया कश्मीर और लद्दाख अलग होने के बाद कितना स्टेट बना है और कितना जो यूनियन टेरिटरी बनी है उसको बारे में बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, तो पहला अनुसूची हम लोग देख चुके। पहला अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। क्या यानी कि पहले संविधान में बोला गया कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। यानी कि कोई भी राज्य अगर इस संघ में शामिल हो जाता है तो उसको अलग होने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, और उसका राज्य क्षेत्र भी होता है। और फिर संघ और राज्य मतलब क्या होता है, तो केंद्र शासित प्रदेश मतलब ये होता है कि वैसा क्षेत्र होता तो एक स्टेट ही है, लेकिन उस पर जो डायरेक्ट जो पावर होता है, जो कंट्रोल होता है, वो किसका होता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। हम जानते हैं कि भारत में जो जो सरकार को जो यानी कि जो प्रशासन का जो तंत्र अपनाया गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो तरह से अपनाया गया है। लेकिन तो राज्यों में जो स्टेट्स में जो होता है, तो वो क्या था, स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्टेट गवर्नमेंट का वहां पर शासन चलता है। जैसे झारखंड का स्टेट गवर्नमेंट अलग है, बिहार का स्टेट गवर्नमेंट अलग है, एमपी का, महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग रूल होता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं तो एक दिल्ली क्या है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन वहां पर जो कंट्रोल है, डायरेक्ट जो कंट्रोल है वहां पर किसका है, तो वो सेंटर का होता है। यानी कि जो अभी जो वर्तमान में सरकार है उसका वहां पे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब समझ गए और स्टेट का मतलब समझ गए कि क्या होता है। अब आते हैं दूसरा। तो दूसरा ये है कि देखिए, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो प्रथम अनुसूची में अगर हम राज्य का निर्माण कर दिए, संघ शासित प्रदेश का निर्माण कर दिए, तो उसको चलाने के लिए तो पदाधिकारी को होना चाहिए ना, उसको चलाने के कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना। ऐसी तो नहीं है कि जो भी बना दिए हम इसे स्टेट बना दिए, राज्य बना दिए हैं, तो वो बिना किसी व्यक्ति के चलेगा। तो उसको बनाने के लिए क्या होता है, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। तो पदाधिकारी में कौन कौन हो गया, जैसे हो गया तुम्हारा राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जो फिर महालेखा परीक्षक, ये सब जितने भी उच्च पद हैं, तो उसकी नियुक्ति संविधान सभा में की गई है, उसकी व्यवस्था संविधान सभा में की गई है, ताकि उनके द्वारा ही यहाँ पर शासन का संचालन किया जा सके। तो जब हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जब हम काम पे लगाते हैं तो वो फ्री में, अगर उसको बोलते हैं कि आप तुमको फ्री में काम करना है, तो वो उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पाता है। लेकिन अगर उस काम के लिए उसको हम कुछ मेहनताना कुछ देते हैं, कुछ मजदूरी देते हैं, तो उस काम के प्रति उसका जो करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि वो बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करना चालू होता है। तो सेकंड अनुसूची में उसी का प्रावधान किया गया है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट अनुसूची में हम एक संघ क्षेत्र का निर्माण कर दिए, राज्य क्षेत्र का निर्माण कर दिए, तो उस राज्य क्षेत्र को चलाने के लिए जो हम लोगों की नियुक्ति करेंगे, जो पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे, तो उसका नियुक्ति कर लिए। अब नियुक्ति करने के बाद उसको जो वेतन देंगे, तो वेतन का प्रावधान किसमें किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में किया गया है। यानी कि पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तो पदाधिकारी से हम मतलब समझ गए, तो जितने भी हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, विधानसभा, मतलब जितना भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर हो गए, वो सब जितने भी जो भी उच्च पद में जो भी व्यक्ति होते हैं, जो प्रशासन के जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं,
तो उनके वेतन भत्ते से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वो किसमें किया गया है, तो वो प्रावधान किया गया है इसमें सेकंड अनुसूची में किया गया है। अब प्रथम अनुसूची में हम राज्य क्षेत्र कर लिए, राज्य क्षेत्र का गठन कर लिए। दूसरी अनुसूची में हमने क्या किया, दूसरी अनुसूची में वहां राज्य क्षेत्र में प्रशासन संचालन के लिए हमने क्या किया, तो पदाधिकारियों के नियुक्ति करके उनके वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान कर दिए। लेकिन देखिए अब वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान कर दिए, तो अब हम क्या करते हैं, तो देखिए अगर हम जानते हैं कि भारत में शुरू से ही शपथ ग्रहण की प्रक्रिया चलती है, कसम दिलाने की प्रक्रिया चलती है, लेकिन और अभी क्या होता है, तो जिसे कोर्ट में देखते हैं तो गीता पर दिलाया जाता है। तो जब यहाँ नियुक्ति करते हैं, जब कोई प्राधिकारी की नियुक्ति होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, तो वो सबसे पहले संविधान पर शपथ लेते हैं। यानी कि संविधान का शपथ लेने का मतलब उनको शपथ दिलाने का ये उद्देश्य होता है कि अगर वो जिस पोस्ट पे, जिस पद पे वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, उसका वो सही से संचालन करेंगे, उसका वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार वहां पे नहीं करेंगे। तो उसी तरह से जब हम यहाँ पर उनकी नियुक्ति का प्रावधान कर दिए, वेतन भत्ते का प्रावधान कर दिए, तो अब हमको ऑफिशियली क्या करना पड़ता है कि अगर हम तुमको नियुक्त कर रहे हैं, तो हमको ये भरोसा दिलाओ तुम कि तुम जिस पोस्ट पे जा रहे हो उसका तुम सही से उसका निर्वहन करोगे, तुम वहां पे आके अपने अधिकार जो है, उसका जो पावर है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तो उसी से संबंधित जो पदाधिकारियों के जो शपथ ग्रहण जो होता है, यानी कि मंत्री का जो शपथ ग्रहण होता है, जो राज्यसभा के, लोकसभा के जो होता है, न्यायाधीशों का जो शपथ ग्रहण होता है, उनका जो शपथ ग्रहण से संबंधित थर्ड अनुसूची में बात किया गया। किसमें? थर्ड अनुसूची में। तो कैसे हम रिलेट करते हैं, पहले तो हम लोग संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किए, दूसरा में क्या किया, उस संघ राज्य क्षेत्र में व्यक्तियों को अगर हम वहां पर नियुक्त कर रहे हैं तो उसके वेतन भत्ते का प्रावधान किए हैं ताकि वे लोग सही से संचालन कर सके। अब थर्ड में क्या किया, तो थर्ड में जब हम वेतन भत्ता दे दिए, वेतन भत्ता उनकी नियुक्ति कर दिए, तो उनका कर्तव्य को वो सही से पालन करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, उनको शपथ दिलवाया। तो थर्ड अनुसूची में, तीसरा अनुसूची में क्या है, तो शपथ ग्रहण से संबंधित है। ठीक है, तो यहां तक तो हमने सब कुछ कर लिया, मतलब जितना भी अधिकारियों की नियुक्ति है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है, सब कुछ कर लिया। अब फोर्थ अनुसूची में क्या बोला गया है, तो चौथी अनुसूची में बोला गया है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसका मतलब क्या है, देखिए हम जानते हैं कि भारत में जो है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में अभी 50 राज्य हैं। ठीक है, तो उनका जैसे वहां पर दोहरी नागरिकता प्रावधान किया गया है, तो यानी कि हर स्टेट का क्या होता है, वहां पर एक अलग अलग अपना प्रतिनिधि होते हैं। तो उसी प्रकार से भारतीय में जब संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई थी, तो उसमें से भारतीय राज्यों को एक ऐसा अधिकार दिया गया था कि आप लोग वहां से अपने व्यक्तियों को चुन के कहा संसद में भेजिए, ताकि आपके यहाँ जो समस्या है उसको यहाँ पर आके वे उसका समाधान ढूंढ सके। तो उसी क्रम में जब हम जानते हैं कि संसद दो भाग में बटा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर राज्यसभा के बारे में कहा गया है, तो यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि किस राज्य से और किस संघ शासित प्रदेश से, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यसभा में जो मेंबर है वो 250 है। ठीक है, लगभग 250 है। तो उसमें क्या है, तो उस 250 में कौन कौन से स्टेट का कितना मेंबर होना चाहिए, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश का कितना मेंबर होना चाहिए, ताकि वो अपने शासन का संचालन सही तरीके से कर पाएंगे। इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है, तो इसकी व्यवस्था जो की गई है वह चौथी अनुसूची में की गई। किसमें? चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या किया गया है कि राज्यसभा में संघीय राज्यों तथा मतलब केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य क्षेत्रों के जो प्रतिनिधि, कितने प्रतिनिधि वहां पे जाके अपना उसका जो प्रतिनिधित्व करेंगे, उस स्टेट का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसका व्यवस्था जो उसका प्रावधान किया गया है वो किया गया किसमें, तो वो है चौथी अनुसूची में किया गया है। अब चौथी अनुसूची में जब किया गया है, तो देखिए अब आते हैं हम लोग पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी अनुसूची में क्या किया गया, देखिए हम जानते हैं कि भारत में अनेक कास्ट है। ठीक है, बहुत सारे कास्टिज्म सिस्टम यहाँ पे लागू पाई जाती है शुरू से ही। यहाँ पर धन यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर जो भेदभाव वो भी बहुत समय से ही पाया जाता है। तो उसी आधार पर पांचवा में देखा गया कि अगर यहाँ पे देखा गया कि अगर हम चौथा में उनको सभी क्षेत्रों को एक उचित मात्रा में प्रतिनिधित्व राज्यसभा में प्रदान कर दिए, लेकिन राज्यसभा में जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन के हम राज्यसभा में भेज दिए, तो राज्यसभा तो वहां जो प्रतिनिधि हम भेजे संसद में, वहां से तो वो कानून को बना रहा है, कानून तो बना देगा, लेकिन उस कानून जो वो कानून का निर्माण कर रहा है, जिसलिए जो उसका जो मुख्य उद्देश्य है जो कानून का निर्माण करने का, उसका सही से संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी के लिए जो प्रावधान किया गया है। यानी कि देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर SC/ST का यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का बहुत बहुलता है। तो हम जानते हैं कि ये लोग क्या है, शुरू से ही पिछड़े हुए हैं, मतलब इनको सही मात्रा में इनका जो विकास हो वो नहीं हो पा रहा है। तो संविधान क्या बोलता है कि संविधान ने समता का विकास का बात करता है, यानी कि सभी का समान विकास होना चाहिए। तो उसी क्रम में देखते हुए हमने SC/ST क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित जो है उस क्षेत्र में कैसे प्रशासन करेगा, उस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि भेजे, तो उस क्षेत्र के लिए जो संसद में जो प्रतिनिधि भेजे हैं, तो वो प्रतिनिधि जो कानून बना रहा है, तो उस स्पेसिफिक एरिया में वो कानून का निर्वहन कैसे करेगा, उसका रूल कैसे चलेगा, उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वो पांचवी अनुसूची में किया गया है। तो फिफ्थ अनुसूची हम कैसे रिलेट करते हैं फोर्थ से,
तो फोर्स से इस प्रकार से रिलेट करते हैं कि फोर्स में हमने एक स्पेशल एरिया से चुन करके राज्यसभा में प्रतिनिधि कर दिया। तो अब राज्यसभा में जो प्रतिनिधि किया है, तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व गया है, जो व्यक्ति गया है, वो अपने क्षेत्रों में जो एससी एसटी यानी कि जो दलित वर्ग है, जो दबे हुए समूह हैं, उनका संचालन के लिए, उनका प्रशासन के लिए, ताकि उनको भी संविधान की जो क्या बोला जाता है, संविधान का जो विचार है उसके समक्ष लाया जाए, उसके लिए हमने क्या किया, तो प्रशासन कैसे कैसे चलेगा, तो उसका प्रावधान हमने 5वीं में अनुसूची में कर दिया। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची जब कर दिए हैं, तो 5वीं अनुसूची समझ में आ गया, एससी एसटी क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है, तो 5वीं अनुसूची में है। अब आते हैं 6ठी अनुसूची में। अब 6ठी अनुसूची क्या बोलती है, देखिए 6ठी अनुसूची बोलती है, जैसे पहले क्या था कि जो ईस्टर्न स्टेट, जो यानी कि पूर्ववर्ती जो राज्य हैं, यानी कि जो भारत के पूर्व में जो राज्य है, जिसको कि सप्त सिस्टर बोला जाता है, यानी कि 7 सिस्टर बोला जाता है, उसी में से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब क्या है, तो ये सब जो इलाके थे वो पहले क्या थे, वो मतलब उतना डेवलप इलाका नहीं था। तो उसमें जब उतना डेवलप इलाका नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि जब हम भारत में, जब हम राज्यसभा लोकसभा में हर स्टेट से, हर एरिया से, भारत के हर क्षेत्र से हम व्यक्ति को चुन करके भेज रहे हैं, तो उसी क्रम में क्या देखा गया कि जब देखा गया कि जब असम, मेघालय, त्रिपुरा यानी कि जो ईस्टर्न स्टेट है, उसको भारतीय लोग क्या कर रहे थे, उसको अभी भी, जैसे अभी मणिपुर में जो चल रही है, यानी कि अभी भी क्या है, तो ईस्टर्न स्टेट है, वो अपने आप को भारतीय राज्य का दर्जा दिलाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। उनको उतना सही तरीके से दर्जा नहीं मिल पाया कि वो भारतीय स्टेट्स में गिनती हो सके, उनको अभी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरह से जब देखा गया कि हमने सब कुछ कर दिया, एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन भी दे दिया, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी दे दिया, लोकसभा में वहां पर हमने प्रतिनिधित्व दे दिया, तो उसी जब देखा गया कि जब असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में उनका जो संचालन है जनजातीय क्षेत्रों में, वो सही से नहीं हो पा रहा था, तो उसी के क्रम में 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में, यानी कि जो एसटी जो बहुल इलाका, यानी कि जो आदिवासी, यानी कि जो आदिम जनजाति बहुल इलाका है, उसमें प्रशासन के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो 6ठी अनुसूची में किया गया। ठीक है, तो 6ठी अनुसूची समझ गए हम लोग। अब 7वीं अनुसूची में आते हैं। अब 7वीं अनुसूची में इसका जरूरत क्यों पड़ा, तो 7वीं अनुसूची को हम रिलेट करने का प्रयास करते हैं कि देखिए, हमने सब कुछ कर दिया, राज्य निर्माण कर दिया, अधिकारियों की नियुक्ति कर दी, प्रशासन का संचालन नियम कैसे चलेगा उसका कर दिया, लेकिन अब हमको ये देखना पड़ेगा कि आखिर इतना बड़ा स्टेट्स के लिए, इतना बड़ा देश के लिए, इतना बड़ा, जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ है और एक बहुत बड़ा देश है, तो उस देश के लिए एक कुछ ऐसा हम लोग को कुछ ऐसा कारक का निर्माण करना पड़ेगा ताकि केंद्र के साथ साथ राज्य में और ग्राम स्तर पर भी, सभी स्तर पर शासन का संचालन हो सके। तो उसी क्रम में देखते हुए जब हमने सब कुछ कर दिया, तो जब जरूरत पड़ा है हमारे पास कि क्या हो, तो अब शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए। कि देखिए क्या है कि अगर हम जानते हैं कि राज्य का अपना अलग एक विधानमंडल प्रक्रिया है, यानी कि संसदीय प्रणाली राज्य का अपना अलग है, और केंद्र का जो संसदीय प्रणाली है वो अपना अलग है। केंद्र का जो संसदीय प्रणाली है उसका अधिकार क्षेत्र अलग है, राज्य का जो संसदीय प्रणाली उसका अधिकार क्षेत्र अलग है। तो जाहिर सी बात है कि जब दो यहाँ पर हम सिस्टम अपनाए हैं, द्विसदनीय व्यवस्था अपनाए हैं, दोनों का अलग अलग जब नियम कानून चल रहा है, तो उसको अधिकार के लिए, उस क्षेत्र में प्रशासन के लिए, अपने अपने क्षेत्रों में हर एक राज्यों का अपने क्षेत्र में प्रशासन के लिए क्या करना पड़ता है, तो उसका एक अधिकार देना पड़ेगा हमको। तो और केंद्र का भी अपना अधिकार होगा, ताकि उस अधिकार पर या उस प्रावधान पर, उस नियम पर जो हम उसको केंद्र को दिए हैं, उस पर केंद्र का ही शासन रहेगा, और राज्यों का जो हम नियम प्रदान किए हैं उस पर केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। क्योंकि हमने देखा है क्या है, तो हमने देखा है कि बहुत सारे राज्यों में क्या होता है कि अलग अलग गवर्नमेंट सरकार होती है। जैसे वर्तमान में भी समझते हैं, वर्तमान में केंद्र जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम देखते हैं, जैसे झारखंड में जेएमएम का गवर्नमेंट है। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या होता है, राजनीति में क्या होता है, वैचारिक मतभेद बहुत होती है। इसका वैचारिक मतभेद कहने का मतलब क्या है कि केंद्र में जो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो होता है, बीजेपी का जो शासन करने का जो तरीका है, वो जेएमएम के शासन करने के तरीके से अलग होती है। क्यों, तो झारखंड जानते हैं कि झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल इलाका है, तो इसके लिए यहाँ पर जो शासन होगा वो उस अनुसार से किया जाएगा, ताकि आदिवासियों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या सेंटर में क्या है, सेंटर जो है वो, केंद्र जो है वो सभी राज्यों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। तो उसी क्रम में अगर हम शक्तियों का बंटवारा नहीं करते हैं, अलग अलग राज्य को अलग शक्ति नहीं देते हैं, केंद्र को अलग शक्ति नहीं देते हैं, तो उससे क्या होगा, जो शक्ति का जो आपस में जो भी नियम बनेगा कभी, तो उसमें क्या मतभेद होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी बात को देखते हुए 7वीं अनुसूची में जब हमने सब कुछ कर दिया, राज्य का निर्माण कर दिया, उसका पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, उसका शपथ दिलवा दिए, प्रशासन से संबंधित नियम बना दिए, तो अब हमको शक्तियों का बंटवारा करने का जरूरत पड़ गया। तो हमने शक्तियों का बंटवारा किया। तो हमने शक्तियों का बंटवारा किसमें किया, तो 7वीं अनुसूची में हमने शक्तियों का बंटवारा किया, जिसमें से हम देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी यहाँ पर सूची का जो निर्माण किया गया है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, वो वहां पर 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची का मतलब क्या है, तो संघ सूची का जो मतलब होता है, तो यानी संघ पर जो इसका जो अधिकार होगा वो किसका होगा, केंद्र का।
संघ सूची में केंद्र का शासन चलेगा, यानी कि यहाँ पर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो केंद्र का शासन मतलब केंद्र में जिसका सरकार होगा वही पे यहाँ पर अपने अनुसार से जो भी देश के भलाई में जो भी नियम बनाए जाएंगे वो अपने अनुसार से यहाँ पर संचालन करेगा संघ सूची में। तो जब संविधान का निर्माण किया गया था तो पहले संघ सूची में क्या था, पहले 97 विषय दिए गए थे संघ सूची में। कितना पहले 97 विषय दिए गए थे, लेकिन अभी जब धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ा, धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी, तो उसको देखते हुए 97 को बढ़ाकर 100 भी कर दिया गया है। यानी कि अभी जो वर्तमान में संघ सूची का जो विषय दिया गया है, जो एरिया प्रदान किया गया है कि आपको इस क्षेत्र में यहाँ पर केंद्र का संघ सूची लागू होगा, यानी कि केंद्र का शासन होगा। तो अभी कितने हैं, 100 है। मूलतः कितने थे संविधान में, तो मूलतः जो थे वो 97 थे। तो उसमें से कुछ हम मुख्य जो क्षेत्र दिए गए उसमें देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, प्रतिरक्षा है। ठीक है, प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि अपने क्षेत्र को मजबूत बनाना, अपने देश को मजबूत बनाना। अगर हमारा देश मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होता है कि उससे जो बाहरी शक्तियों का हमारे ऊपर दबाव बन सकता है। जैसे हम देखते हैं कि चाइना जो है, अमेरिका जो है, वो क्या है, तो वो हम पे हमेशा दबाव बनाने की कोशिश करता है। तो अगर इस विषय को हम क्या अगर राज्य में डाल देते तो राज्य क्या होता है, राज्य एक देश का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, बहुत से राज्यों के मिलने से एक देश का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है कि उस देश को चलाने के लिए देश के ही यानी कि केंद्र को ही जो देश के चलाने के लिए जो सबसे उत्तरदायी शासन होती है, उत्तरदायी सरकार होती है, तो वो होती है केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के द्वारा हम इसको प्रदान करेंगे ताकि जो प्रतिरक्षा यानी कि जो देश का जो मजबूती का जो मामला है उस पर राज्य का हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि राज्यों का अगर हस्तक्षेप हम दे देंगे तो हर राज्य का अपना अलग अलग नियम कानून बनेगा। तो हो सकता है कि हर अपना अलग अलग नियम कानून के अनुसार से जो देश का जो शक्ति का जो होना चाहिए वो उतना सही तरीके से नहीं हो पाएगा जितने तरीके से अगर एक सरकार ही, सिर्फ केंद्र सरकार ही मिलकर पूरे देश का अगर उसमें निर्माण करती है तो वो हो सकता है। तो प्रतिरक्षा क्यों दिया गया संघ में, समझ गए। रेल व्यवस्था, अब रेल व्यवस्था को प्रदान किया गया केंद्र को। राज्य सरकार को रेल व्यवस्था पर कोई भी नियम बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि राज्यों का जो अपना अलग अलग नियम होता है, राज्यों का अपना अलग क्षेत्र होता है। किसी राज्य का बड़ा क्षेत्रफल होता है, किसी राज्य का छोटा क्षेत्रफल होता है। तो इससे बाद में कोई परेशानी न हो उसको देखते हुए रेल की व्यवस्था जो भी की गई वो केंद्र सरकार में की गई है। डाक व्यवस्था भी केंद्र सरकार में की गई है। अब युद्ध का जो व्यवस्था किया गया है, युद्ध जो है, युद्ध शांति समझौते जो होते हैं वो केंद्र सरकार को दिया गया है। क्योंकि हम जानते हैं जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है, भारत चाइना का युद्ध हुआ, तो जब युद्ध हुआ तो उसके समझौते करने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मा सौंपा गया, वहां राज्यों को जिम्मा नहीं सौंपा गया, क्योंकि राज्य जो था वो क्या, तो वहां राज्य जो था वहां इफेक्टिव तरीके से पूरे देश के लिए निर्माण नहीं कर पाता, तो इसलिए वहां पर केंद्र को सौंपा गया था। तो युद्ध जो है, प्रतिरक्षा, रेल, डाक तार और युद्ध किसको सौंपा गया, केंद्र को सौंपा गया। आगे देखते हैं, आगे जो मुद्रा है, यानी कि मुद्रा और बैंकिंग प्रणाली है, यानी कि जो भारत में जो करेंसी की जो व्यवस्था होगी वो कैसे चलेगी, उसका जो व्यवस्था किया गया है वो केंद्र सरकार को किया गया है। तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो किया गया है, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत जो मुद्रा की व्यवस्था की गई है, तो उसी क्रम में देखते हैं कि जो आरबीआई की स्थापना जो की गई है। तो जानते हैं कि भारत में जितना भी रुपयों का जो परिचालन होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है आरबीआई की होती है। तो आरबीआई किसके अंदर काम करता है, तो आरबीआई जो है वो केंद्र सरकार के अंदर काम करता है। अगर आरबीआई को हम राज्य सरकार के अंदर दे देते हैं तो क्या होता है कि हर राज्य का अपना अलग अलग बजट होता है, अपना अलग अलग जरूरतें होती है, तो उसके अनुसार से हर राज्य जाकर क्या करता, तो वहां पर आरबीआई पर दबाव डालता। तो आरबीआई वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाती। लेकिन जब केंद्र वहां पर दबाव डालता है, केंद्र का शासन वहां रहता है आरबीआई में, तो केंद्र क्या होता है, पूरे देश के राज्यों को एक सबसे पहले सर्वे करता है कि किस राज्य को कितनी आवश्यकता है। उसके अनुसार से फिर वो क्या करता है, तो धन का, संपत्ति का बंटवारा करता है, मुद्रा बैंकिंग व्यवस्था अपनाता है ताकि उस राज्य का संचालन हो सके। ठीक है, परमाणु शक्ति भी दे दिया गया है, जिसको केंद्र को दिया गया है। ठीक है, तो इतना समझ गए कि केंद्र संघ सूची पर किसका अधिकार होता है, तो संघ सूची पर जो अधिकार होता है वो केंद्र सरकार का होता है। केंद्र शासन के अंतर्गत कौन कौन से दिया गया है, प्रतिरक्षा, रेल, डाक, युद्ध, मुद्रा और परमाणु शक्ति। ठीक है, उसी प्रकार से अब आते हैं राज्य सूची में। तो राज्य सूची में जानते हैं, राज्य सूची में जो है, तो यानी कि इसका नाम से ही ऐसा है कि यह सूची वैसा सूची है जिसका निर्माण राज्यों के लिए किया गया है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, तो इसमें जो प्रावधान किया गया है, इसमें जो अधिकार बनाने की शक्ति है, इसमें जो नियम में परिवर्तन करने की शक्ति है, वो किसको दिया गया है, तो राज्य को दिया गया है, राज्यों को दिया गया है। अब हम जानते हैं संविधान में पहले कितना, तो राज्य सूची में संविधान में पहले 66 विषय थे। ठीक है, 66 विषय थे, और लेकिन धीरे धीरे क्या देखा गया कि धीरे धीरे कुछ विषयों को कुछ में मर्ज कर दिया गया, या यह देखा गया कि हमने कुछ ऐसे विषय का निर्माण कर दिया है जो अगर हम उसकी जगह पर किसी एक विषय का ही निर्माण करते हैं तो उससे उस दोनों विषय के जो भरपाई हो सकती है, या तो कुछ ऐसा विषय को प्रदान कर दिया गया होगा जो कि केंद्र के पास रहना चाहिए, राज्य के पास नहीं। तो ऐसा हुआ होगा कि जो राज्य सूची का जो कुछ विषय है उसको उठाकर केंद्र में ट्रांसफर कर दिया गया होगा। तो इसलिए 97 से 100 बढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर 66 से 61 कर दिया गया है, यानी कि यहाँ जो किया गया है उसमें कुछ कमी करके केंद्र में डाला गया है। तो राज्य सूची में हम देखते हैं पहले 66 था, अभी कितना है, तो अभी 61 बचा हुआ है, यानी कि 5 विषयों की कमी की गई है। तो उसमें देखते हैं क्या क्या है, तो
जो राज्य सूची के सबसे जो दिया गया है वो पुलिस की है। तो पुलिस हम जानते हैं कि जैसे देखिए हर राज्य का अपना अपना पुलिस होता है। जैसे एक 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 क्या है कि एक केंद्र पुलिस होता है, जैसे सीआरपीएफ जो है, बीएसएफ वो है, वो क्या है केंद्र स्तर का पुलिस है, केंद्र स्तर का संचालन व्यवस्था है। लेकिन राज्यों का जैसे बिहार पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, उस क्या होता है वो सब पुलिस की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि उस पुलिस का उस क्षेत्र में सब प्रशासन कैसे चलेगा, वहां के लोगों को ज्यादा क्या बोल सकते हैं उसको ज्यादा महत्व पता होगा कि वहां के क्षेत्र में प्रशासन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इस स्पेसिफिक एरिया पर हम क्या करते हैं, शासन का संचालन करने के लिए कानून का निर्माण करते हैं, तो वहां के लोगों द्वारा ही उस शासन का संचालन सही तरीके से किया जाएगा। तो यानी कि प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है किसी क्षेत्र में करने की, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो उस प्रशासन की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो पुलिस को हम किसमें तो राज्य सूची में डालेंगे ताकि हर राज्य के पुलिस द्वारा अपने अपने राज्यों का संचालन, अपने अपने राज्य के नियम कानूनों का संचालन सही ढंग से किया जा सके। ठीक है। कृषि भी जो है, तो हम देखते हैं कि कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में जो है क्या है, तो कृषि का जो क्षेत्रफल है, कृषि का जो एरिया है कृषि करने का, वो कहीं कहीं बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं बहुत कम है। तो अगर इसको केंद्र में लाते हैं तो हो सकता था, ऐसा हो सकता था कि जिसको ज्यादा जिस राज्य को ज्यादा मात्रा में कृषि के अधिकार की आवश्यकता है, कृषि के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता है, वो उचित मात्रा में नहीं मिल पाता। तो इसलिए क्या किया गया, कृषि को हम राज्य में डाल दिए ताकि राज्यों को अपने अनुसार से अपने अपने क्षेत्र में जैसे भी उनके कृषि है, जितना किसी का बड़ा कृषि क्षेत्र है, किसी का छोटा कृषि क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के अनुसार से अपने अपने जो भी यहाँ पर सामग्री का जो व्यवस्था किया जाएगा कि कृषि का विकास कैसे हो सके। क्योंकि हम जानते हैं भारत जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि यहाँ पर जो शहरों से अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें से कृषि का जो महत्व है वो बहुत अधिक है। तो इसी कारण को देखते हुए कृषि की जो व्यवस्था की गई है वो राज्य सूची में डाला गया। ठीक है। अब स्वास्थ्य सेवा, जन स्वास्थ्य, जन संचार की जो व्यवस्था है उसी प्रकार से यही सब देखते हुए राज्य सूची में डाला गया। ठीक है। अब समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची में क्या है, तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान किया गया है, तो समवर्ती सूची में होता है यानी कि सेंट्रल प्लस स्टेट। समवर्ती सूची में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ वैसे क्षेत्र हैं, कुछ वैसे कॉमन एरिया हैं। जैसे देखिए जब संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया, ठीक है, एरिया का बंटवारा किया गया, तो कुछ ऐसे एरिया बच गए जिसमें दोनों का अधिकार होना बहुत आवश्यक था। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता था कि अगर एक क्षेत्र ही उसका शासन का संचालन करेगा तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें निर्वहनता हो सकती थी, उसका जो वहन करने का जो शक्ति हो सकता था वो कम हो सकता था। तो इसी चीज को देखते हुए समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया, जिसमें पहले 47 विषय थे और अभी 52 विषयों का प्रावधान कर दिया गया। यानी कि समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, अभी कितना है, 52 विषय है। तो जिसमें से मुख्य क्या है, तो शिक्षा है, विवाह तलाक है, फिर और क्या है, तो जो फौजदारी दीवानी जो यानी कि जो मारपीट से संबंधित जो मामला होता है, जो जमीन जायदाद से संबंधित मामला होता है, उसका जो निर्वहन से संबंधित जो मामला है वो किसमें समवर्ती सूची में डाला गया है। क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि इसके द्वारा हम दोनों क्षेत्र में प्रावधान कर सकते हैं, दोनों क्षेत्र में प्रावधान कर सकते हैं, ताकि ये समवर्ती सूची का प्रावधान समझ में आ गया। तो यहां तक हमने समझा प्रथम अनुसूची से 7वीं अनुसूची में हमने रिलेट करने का प्रयास किया, एक कहानी की तरह आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, ताकि यहाँ पर जो है वो आके यहाँ पर संचालन का हो सकता है सही से। तो हमने कैसे, आइए हम रिलेट करते हैं। हमने सबसे पहले अनुसूची में राज्य का निर्माण किया, दूसरी अनुसूची में उस राज्य का शासन के लिए हमने जो अधिकारियों की नियुक्ति की, और उस अधिकारियों ताकि वो सही से काम कर सके उसके लिए हमने वेतन की व्यवस्था की। थर्ड अनुसूची में जब हमने वेतन दे दिया तो और जिस पोस्ट के लिए हमने उनको चुना है तो वो अपने पोस्ट पे वे सही तरीके से काम करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या किया, हम लोगों ने उनको शपथ दिलवाया। अब थर्ड में शपथ हो गया। अब जब चौथी अनुसूची में हुआ तो जब शपथ भी हो गया, अधिकारियों की नियुक्ति हो गई, राज्य का भी नियुक्ति हो गया, तो हमने देखा कि जब क्षेत्रों में बहुत क्षेत्रों में, अब भारत तो बहुत बड़ा एरिया है, तो उस हर क्षेत्रों का सही से विकास हो सके उसके लिए हमने राज्यसभा में यानी कि राज्यसभा में प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रावधान कर दिया गया। तो जब फोर्थ में प्रतिनिधियों का प्रावधान कर दिया गया, तो जब वहां पर प्रतिनिधि जाकर अपने अपने क्षेत्रों का संचालन करने लगे, तो हम जानते हैं कि भारत में SC/ST क्षेत्र भी बहुत सारा है। तो उस क्षेत्र में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि शासन का जो है वो उच्च तबके के लोग बहुत ज्यादा उसमें क्या होते हैं, तो उच्च तबके के लोग शासन का अपने अंदर अपने लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जब शासन का यहाँ निर्माण हो रहा है, नियम का निर्माण हो रहा है राज्य क्षेत्रों में, तो SC/ST क्षेत्रों में देखने के लिए जब देखा गया कि वहां पर क्षेत्रों का जो उस SC/ST क्षेत्रों का जो सही से विकास नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमने 5वीं अनुसूची में प्रशासन से संबंधित दे दी।
हाँ, तो हमने अभी तक यहाँ पर देखा कि हमने सब एक देखिए, अगर हम उसको रटने का प्रयास करते हैं सभी अनुसूचियों को, तो 12 अनुसूची है, तो हो सकता है कि हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर हम कहानी के तरीके से एक सिलसिलेवार तरीके से समझने का कोशिश करेंगे, तो उसके आगे क्या हो सकती है, उसके आगे क्या हो सकती है, उसको समझने के लिए हम उसका सही से कर सकते हैं। तो हमने अभी तक फोर्थ में समझा, फिफ्थ तक पहुंच चुके थे कि SC ST प्रशासन। तो अब SC ST से देखा गया, तो ऐसे देखा गया कि SC ST जो है, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र है, वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो जब हमने SC ST क्षेत्रों में प्रशासन के लिए नियम की व्यवस्था कर दी, तो ऐसा देखा गया कि ये जो हम नियम जो बना रहे हैं, उससे क्या हुआ कि कोई क्षेत्र का कुछ ज्यादा लाभ हो रहा है, लेकिन जो पूर्ववर्ती इलाका है, जो 7 सिस्टर बुलाया जाता है, तो उसमें से देखा गया जो वहां का जो जनजातीय जो क्षेत्र है, उसमें सही तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए फिर विकास हो सके, तो क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में समानता की स्थिति अपनाई गई है, यानी कि हर राज्य का अपना एक अलग, मतलब समान अधिकार उसको ट्रीट किया जाएगा। तो उसको देखते हुए हम लोग 7वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा में के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन की व्यवस्था की है। अब जब प्रशासन की व्यवस्था कर दिए, तो अब आगे हमारे समझ ये चुनौतियां आई कि देखो, भारत का निर्माण तो हो गया, हमने नियम का व्यवस्था तो कर दिया, हमने प्रशासन की व्यवस्था तो कर दिया। अब उसके लिए हमको शक्ति का बंटवारा करना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से शक्तियां कार्य करेगी, कैसे केंद्र का कितना दायित्व होगा, राज्य का कितना दायित्व होगा। इस सबको देखते हुए हमने सातवां अनुसूची में सूची का प्रावधान किया। 7वां अनुसूची में हमने शक्तियों का बंटवारा किया, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का बंटवारा किया, जिसमें हमने देखा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में देखा। और हमने ये भी देखा कि संघ सूची में कुछ तत्वों का, देखिए ये होता है कि एग्जाम में अगर आप लोग एक समझ के कोशिश कीजिएगा, तो कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। लेकिन विषय ऐसे हैं, क्या है, देखो देखिए, राज्य सूची और संघ सूची का जो विषय है, वो हो सकता है कि कंफ्यूजन वाला हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा ऐसा विषय है जिसके, तो अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी विषय पर ज्यादा फोकस केंद्र का रहना चाहिए ताकि उससे पूरा देश का भलाई हो, और कौन सी विषय पर राज्य का फोकस रहना चाहिए जिससे कि हर स्टेट्स का भलाई हो, तो अगर ऐसा हम देख के समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे हम आराम से विषयों को छांट सकते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रतिरक्षा, यानी कि जो सिक्योरिटी का मामला जो है, वो देश की रक्षा का जो मामला है, सीमा का जो मामला है, रेल, डाक, युद्ध, मुद्रा, परमाणु शक्ति का जो मामला है, वो देश को डाला गया है। उसी प्रकार से पुलिस व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, जन स्वास्थ्य इत्यादि जो व्यवस्था है, वो राज्य को डाला गया है। लेकिन फिर यहाँ पर प्रावधान किया गया, कुछ वैसे क्षेत्र भी यहाँ पर निकल के आए जहां पर दोनों की, यानी कि केंद्र सरकार का भी दायित्व होना चाहिए और राज्य सरकार का भी दायित्व होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए फिर शिक्षा, विवाह और तलाक की जो व्यवस्था की गई है, वो समवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, यहां तक हमने समझ चुके हैं। अनुसूची 1 से अनुसूची 7 तक हमने समझा। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुसूची 8। अब अनुसूची 8 में क्या किया गया है, तो अनुसूची 8 में जैसे हम जानते हैं कि भारत जो है, भारत की जो ऑफिशियली भाषा वो क्या है, तो हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सब है। तो यानी कि जो भाषाओं का प्रावधान जो किया गया है, तो भारत में जो भाषाओं का प्रावधान किया गया है, वो 8वां अनुसूची में किया गया है। यानी कि टोटल जो है वह 22 भाषा का उल्लेख किया गया। ठीक है, मूलतः जो है संविधान में वो क्या है, तो उसमें 18 भाषा का उल्लेख किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो क्या हुआ, तो 22 भाषा का जो उल्लेख किया गया। मूलतः संविधान में 14 भाषा थी, 14 थी, ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे देखा गया, जब अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण किया गया, तो कुछ ऐसा क्षेत्र हुआ, जैसे हम जानते हैं कि जब राज्यों का बंटवारा हो रहा था, जब राज्य क्षेत्रों का निर्माण हो रहा था, तो उस समय भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों का निर्माण किया गया था। जैसे में सबसे पहले जो राज्य निर्माण हुआ था भाषा के आधार पर, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उसी तरह से जब अनेकों क्षेत्रों का निर्माण हुआ, जब अनेकों जनजातीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ, तो जब अनेकों जनजातीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ, उसमें नियम व्यवस्था प्रदान किया गया, तो देखा गया कि वहां का जो भाषा है, वो अलग अलग भाषा बनकर आ रहा था। तो हमारे समझ क्या किया गया कि देखिए, देश तभी चलेगा जब हम सभी भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेके चले। तो जब एक साथ लेने की बात आई, जब संविधान बनाने की बात आई, जब नियम प्रक्रिया बनाने की बात आई, तो यहाँ पर यह देखा गया कि अगर हम भाषा को छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का पहचान उसकी भाषा से होता है। ठीक है, अगर ऐसे भी बोला जाता है, अगर हम अपनी भाषा को छोड़ दिए, तो यानी कि हम अपने अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, अब हमारा जो जीने का तरीका है उसको ही छोड़ रहे हैं। तो अगर ये देखा गया कि अगर प्रशासन का हमको अच्छे से संचालन करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इन क्षेत्रों का जो व्यवस्था है, इन क्षेत्रों का जो भाषा को व्यवस्था है, उसको भी हमको राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देना पड़ेगा। तो इसलिए जब शुरू में 14 मूल भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया था, तो उसमें से धीरे धीरे आगे से जैसे राज्यों का निर्माण हुआ, तो अलग अलग जब भाषाएं आने लगी, तो उन भाषा के लोगों का जब ताकि सही से प्रतिनिधित्व हो सके, उसका भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने उठाया। और इसको देखते हुए फिर संविधान निर्माणकर्ताओं ने क्या किया, तो 8वीं अनुसूची में और सब भाषाओं को समय समय पर जब संविधान का संशोधन होना चालू हो गया, तो समय समय पर संविधान का संशोधन करके जितने भी भाषाएं आगे धीरे धीरे आनी चालू हुई, वो सबको डाला गया। तो उसी क्रम में सबसे पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया था, और 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 में किया गया था, उसके तहत
सिंधी को 8वीं अनुसूची में डाला गया था, ठीक है। यानी कि अगर बोला जा सकता है तो संविधान निर्माण के बाद, यानी कि संविधान लागू होने के बाद जो सबसे पहला जो भाषा था जो कि 8वीं अनुसूची में जाने वाला था, तो वो कौन था? तो वो सिंधी भाषा था। वो कब किया गया था? तो 1967 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा का प्रावधान किया गया था, उसमें डाला गया था 8वीं अनुसूची में, ठीक है। उसी प्रकार से 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को, यानी कि नेपाली जैसे हम जानते हैं, जो हमारा नेपाल का जो एरिया है, तिब्बत जो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, सिक्किम का जो एरिया है, वो नेपाल से सटा हुआ है। तो नेपाल से सटा हुआ है, तो उसमें हम क्या होता है कि जो बहुत सारे जो वहां से आने वाले जो लोग थे, तो हमारे जैसे देखिए किसी स्टेट का अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है, या तो ये अलग कंट्री है, एक अलग कंट्री, या मान लेते हैं ये कंट्री ए है, कंट्री बी है, तो इसका जो एरिया है वो बहुत नजदीक है, एक दोनों का एरिया बहुत नजदीक है। तो जब एरिया नजदीक होता है, जब दोनों का सीमाएं सटी होती है, तो यहाँ का जो सांस्कृतिक परिचालन होता है वो इसमें होता है, यहाँ का जो सांस्कृतिक गतिविधि होती है, यहाँ का जो रहन सहन, भाषा, तौर तरीका जितना भी होता है, वो एक दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होना चालू हो जाता है। तो इसी तरह में जब देखा गया ये जो हमारा जो ईस्टर्न स्टेट है, तो यहाँ पर नेपाल है, ठीक है। तो जो नेपाल इधर है, तो यहाँ से ये भारत का इलाका है और ये नेपाल का इलाका है। तो यहाँ से जब यहाँ पर आवागमन होना चालू हुआ, जब संचार व्यवस्था बढ़ी, तो धीरे धीरे देखा गया कि यहाँ से कुछ लोग आकर के यहाँ पर बसने लगे और यहाँ से कुछ लोग आकर के वहां पर बसने लगे। तो जब यहाँ पर बसने लगे लोग आकर के, तो इनकी भाषा क्या हुई, यहाँ का जो भाषा था वो धीरे धीरे यहाँ पर ट्रांसफर होने लगा। तो जब भारत में जब भाषा का ट्रांसफर होगा, तो यानी कि हमारे समक्ष एक नई भाषा का प्रावधान किया गया, एक नई भाषा आ गई जिसको हम नेपाली भाषा बोलते हैं। तो उसी को देखते हुए फिर क्या, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में डाला गया। फिर उसी क्रम में आगे फिर धीरे चला गया, तो धीरे धीरे आगे 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें से मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को, यानी कि जो ये जो लगभग भाषाएं हैं वो क्या आदिवासी भाषाएं हैं, ठीक है, एसटी ओल्ड भाषाएं हैं। तो मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जो है वो 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में डाला गया। और हम ये भी जानते हैं कि अगर झारखंड के स्पेसिफिक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि अगर कभी पूछता है कि वैसी कौन सी भाषा है, झारखंडी भाषा कौन सी है जिसको, या तो वैसी कौन सी जनजातीय भाषा है जिसको 8वीं अनुसूची में सिर्फ एकमात्र वैसी कौन सी भाषा है जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में डाला गया है, तो वह सिर्फ संथाली है। झारखंड में बहुत सारी भाषा जैसे मुंडारी, कुड़ुक, हो, करमाली, खड़िया, संथाली, लेकिन सबको ना डाल करके किसको डाला गया है, तो अभी संथाली को डाला गया है 8वीं अनुसूची में। लेकिन धीरे धीरे अभी क्या चल रहा है कि धीरे जो झारखंडी जो इलाका है वो क्या, तो वो खोटा बहुल इलाका है, सदानी बहुल इलाका है। तो वहां पर अभी धीरे धीरे बात चल रहा है कि खोटा को भी अगर 8वीं अनुसूची में डाला जाता है तो उससे झारखंड का जो लोगों का, जो सदानी लोगों का जो भलाई हो सकता है वो अच्छे से हो सकता है। तो हमने समझा 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। अब 9वीं अनुसूची समझते हैं। तो 9वीं अनुसूची द्वारा यह बताया गया कि राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधि, यानी कि देखिए जब ऐसा बहुत सारे मामला आया है जब एक स्टेट में क्या होता है, बहुत सारे संपत्ति का वितरण किया गया, सभी राज्य अपने अपने अनुसार से संपत्ति का वितरण किया, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने एक जन स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बनाने का कार्य किया, ठीक है, हॉस्पिटल बनाने का कार्य किया, हमने सड़क बनाने का कार्य किया। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो उस राज्य की संपत्ति यानी कि जो जमीनी संपत्ति है उसको अधिग्रहण करना पड़ता है, सरकार अपने अंडर लेती है, तभी तो ना कोई भी सरकारी संस्था का निर्माण हो पाएगा। तो उसी लिए क्या किया गया कि राज्य का जो संपत्ति, राज्य के अधीन जो संपत्तियां हैं, जैसे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कोई बिल्डिंग है, कोई भवन का निर्माण कर दिया गया है, जैसे क्या है कि पहले अंग्रेजों द्वारा बहुत सारे भवनों का निर्माण करके यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो अब उस भवन पर किसका अधिकार होगा, उस जमीन पर किसका अधिकार होगा, ताकि लोगों को भलाई हो सके। तो उससे संबंधित जो भी नियम बनाने का जो प्रावधान किया गया है, तो उसके लिए जो नियम बनाएगा तो वो राज्य अपना अधिग्रहण कैसे करेगा उस संपत्ति को, ताकि राज्य सरकार का भलाई हो सके, राज्य सरकार के साथ साथ उस राज्य के लोगों की भलाई हो सके। इसको देखते हुए तो इसका जो प्रावधान किया गया है वो 9वीं अनुसूची में किया गया है। यानी 9वीं अनुसूची क्या कहता है, तो राज्य के अंदर जितने भी संपत्तियां हैं उसका अधिग्रहण करने के लिए क्या क्या नियम कानून होना चाहिए, कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए किसी भी राज्य को, उसका प्रावधान किया गया है 9वीं अनुसूची में। अब 10वीं अनुसूची में क्या किया गया, अब 10वीं अनुसूची में ये देखा गया कि जब देखिए हर स्टेट का होता है अपना अलग इलेक्शन होता है, ठीक है। अब हर स्टेट का जब अपना अलग इलेक्शन होता है, सेंटर का अपना अलग इलेक्शन होता है, तो हर स्टेट के लोग अपने अपने लोगों को, अपने अपने क्षेत्र के लोगों को क्या करते हैं, चुनाव में भेजते हैं, ठीक है, चुन के भेजते हैं अपना संसद में। लेकिन वहां जाने के बाद जब क्या होता है, तो वहां जाने के बाद लालच, चूंकि आजकल बोला गया ना कि नेताओं से ज्यादा करप्ट कोई नहीं है, ठीक है। तो उनको क्या होता है कि अपने अंदर मतलब दल बदल की व्यवस्था बहुत ज्यादा देखी जाती है। अभी देखें हमने पहले क्या था, महाराष्ट्र में वहां पर
किसी किसी अलग गवर्नमेंट का सरकार था, कर्नाटक में किसी अलग गवर्नमेंट का सरकार था, लेकिन उसमें फिर गुजरात में अलग गवर्नमेंट का सरकार जैसे हो गया, तो उसमें क्या किया गया, तो जो जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, तो वो क्या कर रही है, वहां के जो नेताओं को खरीद खरीद के अपने 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 पास ला रही है, ताकि वहां का जो सरकार है, जैसे महाराष्ट्र का जो सरकार था, उस वो क्या है, वो अल्पमत में आ जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी राज्य का सरकार बनाने के लिए हमको बहुमत की आवश्यकता होती है, तो जब हम वहां के लोगों को खरीद के अपने पक्ष में ले आएंगे तो हमारे पास बहुमत सिद्ध हो जाएगा, और वहां का जो ऑफिशियली जो शासन है, तो जो सरकार की व्यवस्था की गई वहां पर अल्पमत हो जाएगी, यानी कि वहां का सरकार गिर जाएगा। तो उसी क्रम, तो ऐसा ही परिस्थितियां वर्तमान में हो रही थी। तो जब पिछले समय में कांग्रेस की जो सरकार थी, तो वो भी क्या कर रही थी, वो अपना सरकार बनाने के लिए ये क्या कर रही थी, जो पार्टियों की जो नेताओं को तोड़ने का काम कर रही थी। तो जब ऐसा देखा गया, तो जब देखिए सबसे पहली बात होती है कि कोई भी व्यक्ति जब अपने नेता को चुनता है, तो वो ये सोचे चुनता है कि हमने जो मतलब जिस पार्टी से वो खड़ा हुआ है उसका कुछ अलग तौर तरीका काम करने का होता है, तो वो सोच के हम चुनते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो नेता हमने चुन के भेजा कोई और किसी और सोच के, लेकिन वहां जाकर वो किसी और दल में शामिल हो गया, अब उस दल के नियम के अनुसार कार्य करने लगा, तो क्या होता है, जो भारत का जो प्रणाली है, यानी कि जो निर्वाचन प्रणाली है, यानी कि जनता की जो भावना है, उससे उसको सही से जो देखभाल नहीं हो पाता है। तो इसी क्रम को देखते हुए जब ये प्रक्रिया दल बदल की प्रक्रिया जब बहुत ज्यादा होने लगी थी, तो 10वां अनुसूची का प्रावधान लाया गया, जिसमें से क्या किया गया, तो संविधान में 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें से दल बदल का जो प्रावधान लाया गया था, उसमें दल बदल को क्या तो अनुचित घोषित किया गया था। और इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी और दल से चुन के आता है, लेकिन सरकार बनने के बाद अगर वह किसी और दल में शामिल हो जाता है, तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान किए जाएंगे ताकि वो व्यक्ति वैसा ना कर सके। तो इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, अब आते हैं 11वीं अनुसूची में। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण का नीति अपनाया गया है, यानी कि केंद्र स्तर, राज्य स्तर, ग्राम स्तर, नगर स्तर, तो हर स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण अपनाया गया है, ताकि हर स्तर पर शासन का जो संचालन हो रहा है वो अपने अपने अलग से कर रहे हैं। तो उसी क्रम को देखते हुए और महात्मा गांधी ने भी जैसा बोला था, तो महात्मा गांधी ने जब बोला, तो महात्मा गांधी सबसे पहले जानते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जोर दिया था, तो उनका कहना था कि अगर हम ग्रामीण शासन व्यवस्था को सही से मजबूत करते हैं, तो उससे ऊपर की शासन व्यवस्थाएं सही से अपने आप मजबूत होना चालू हो जाएंगी। यानी कि महात्मा गांधी द्वारा जो कि 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं, तो उसमें स्थानीय स्वशासन को जोर दिया गया था। तो उसी स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया था। उसमें से पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, ताकि हर ग्राम स्तर पर अलग अलग पंचायतों का व्यवस्था किया जाएगा। और हम जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर आई थी। तो उसी में यह बताया गया था कि पंचायतों में कैसे कैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, कौन कौन से ग्राम पंचायत अलग होता है, पंचायत समिति अलग होता है, जिला अध्यक्ष जो होता है वो अलग होता है, और सभी लोग मिलकर एक पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। तो उसे जो पंचायतों का शासन प्रणाली कैसे चलेगी, तो उसको देखते हुए 73वां संविधान संशोधन किया गया, 1993 में किया गया, और इसके तहत यानी कि 11वां अनुसूची में डाला गया उसको। और पंचायती राज व्यवस्था के तहत 29 विषय प्रदान किए गए, यानी कि इन विषयों में बताया गया कि ये पंचायतों को अगर ये विषय पर अपना फोकस करना है, तो इससे क्या होता है, पंचायत की व्यवस्था बढ़ सकती है। ठीक है, उसी प्रकार से जब देखिए ग्राम भी है भारत में, नगर भी है, तो ग्राम के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था तो हम कर दिए, ग्राम का तो विकास होना चालू हो गया, लेकिन उससे देखा गया कि नगरों का जो विकास था वो धीरे धीरे कम पड़ने लगा। तो उसी को देखते हुए फिर बाद में 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही किया गया था, जिसमें से 12वीं अनुसूची जोड़ा गया, और उसको नगर पालिका से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए थे, वहां शासन का संचालन कैसे होगा, वहां प्रशासन कैसे चलेगा, उसको देखते हुए 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसमें से नगर पालिका के लिए फिर कितना 18 विषय का प्रावधान किया गया था। ठीक है, कितने विषय, 18 विषय का प्रावधान किया गया था। तो आज हमने क्या समझा, तो अनुसूची समझा, कितना 12वीं अनुसूची, पूरा 12 का 12 अनुसूची हमने एक कहानी के तरीके से एक दूसरे को रिलेट करके बताने का प्रयास किया। अगर ऐसे आप लोग पढ़ते हैं तो उम्मीद करता हूं कि वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को याद रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो इसके अगले क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हमने संविधान के जो भाग है, 22 भाग है, उसको बताने की कोशिश करें। तो अगर आप लोग सबसे पहले इसको जैसे हम बताने का प्रयास किए वैसे ही समझने का प्रयास कीजिएगा, रटने का कोशिश मत कीजिएगा। अगर रटते हैं तो फिर क्या होता है, ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो अगर एक दूसरे को रिलेट करने का प्रयास किए, क्योंकि एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है, अगर एक आया तो उसके पीछे दूसरा भी आएगा, दूसरा आया तो उसके पीछे तीसरा भी आएगा। ऐसे करके अगर आप याद करने का प्रयास करते हैं
तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 12 की 12 अनुसूची जो है वो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद करता हूं आज हमारे द्वारा बताई गई आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमारा जो मोटिवेशन होता है वो एक अलग लेवल तक पहुंच जाता है कि हाँ, हम सोचते हैं कि हम जो बता रहे हैं उससे लोग उसको क्या करते हैं, उसको लोग अपने आप में आत्मसात कर रहे हैं, यानी कि उसको पसंद कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो अपना जो तरीका होता है उसको और इनहांस करते हैं, और उससे जो अपना जो इफेक्टिवनेस होता है उसको और इफेक्टिव तरीके से हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। तो कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।